हेलो एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट पॉलिटिक्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 6 करेंगे साइंस का, बल एवं दाब। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो में मैंने चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर 5 को देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बनाया है, आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप वहाँ पे जाके आप पूरे अपने साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन में चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस उसके आने वाले में यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार, उसका मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए मेरे साथ वीडियो को अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बल क्या है। देखिए, बल एवं दाब का हम लोग चैप्टर पढ़ा था, तो सबसे पहले हमें समझना हो कि बल क्या होता है। देखिए, बल क्या है, पढ़ते हैं। बल अपकर्षण यानी धकेलना अथवा अभिकर्षण यानी खींचना की वह प्रक्रिया है जो वस्तु पर लग के उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। देखिए, बल क्या है, बल बल धकेलना या खींचना है ना, एक प्रक्रिया है। बल क्या है, एक प्रक्रिया है, धकेलना या खींचने की एक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लग के उसके विरामावस्था को या गति अवस्था को परिवर्तन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए एक बॉल अगर लुढ़कती हुई एक बॉल आ रही है, गति अवस्था में लुढ़कती हुई एक बॉल आ रही है, हम क्या करते हैं, उसे रोक सकते हैं अपने हाथों से। उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने हाथों से या पैरों से। अगर तो उसको रोक देते हैं तो क्या कर दिए हम, उसका गति अवस्था को विराम अवस्था में बदल दिए। ठीक है, तो ये किसके कारण हो पाया, ये बल के कारण हो पाया। और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, ठीक है, आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बच्चे करते होंगे खेल में, अगर कोई साइकिल से जा रहा है और हम उसे रोकना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं ना, उसके पीछे से उसे खींच लेते हैं। तो वो क्या होता है ना, उसके गति अवस्था को हम उसको विराम अवस्था में कर देते हैं। और कभी कभार विराम अवस्था को हम गति अवस्था में भी करते हैं। अब शांत रखी जो फुटबॉल है उसको हम पैर से मार देते हैं, तो विराम अवस्था में पहले था, अभी क्या हो गया, गति अवस्था में हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बल के कारण हम किसी वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं और किसी वस्तु को गति अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन करें या फिर अथवा करने का प्रयास करें, बल कहलाता है। ठीक है, आई समझिए बल को परिभाषा। अब चलिए उसके नीचे हम समझते हैं दाब को। दाब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दाब यानी दबाव। दबाव क्या है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है उससे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बल और दाब का डेफिनेशन हमारे यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे सभी चीज़ों का डेफिनेशन भी क्वेश्चंस के आधार पर ही हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहला क्वेश्चन आपका है, कुएं से पानी निकालना कौन सा बल है। कुएं से पानी का कौन सा बल है, किस बल के कारण हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो कुएं से पानी निकालना क्या अपकर्षण बल है, अभिकर्षण बल है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, तो समझना होगा कि हमें अपकर्षण क्या होता है, अभिकर्षण क्या होता है। अपकर्षण मतलब मैंने कहा कि धकेलना। क्या हम पानी से कुएं से पानी निकालने के लिए धकेलते हुए पानी उठाते हैं, बिल्कुल नहीं। अभिकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचते हुए बल लगाना। तो कुएं से पानी जो हम उठाते हैं, तो जब कुएं से पानी उठाया जाता है तो रस्सी को अपनी ओर खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभिकर्षण बल होगा आपका। क्या होगा, अभिकर्षण बल, क्योंकि रस्सी को हम अपनी ओर खींच के कुएं से पानी को उठाते हैं, ना कि उसे नीचे धकेलते हुए। तो अभिकर्षण इसका राइट आंसर होगा। अब अभिकर्षण बल है भी क्या, उसका परिभाषा भी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, अभिकर्षण का परिभाषा भी आपका दिया हुआ है कि क्या होता है अभिकर्षण। तो अभिकर्षण बल अपनी और खींचने के लिए लगाई जाने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। अभिकर्षण बल क्या है, वह बल जो हम अपनी ओर खींचने के लिए लगाते हैं। किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसमें हम अभिकर्षण बल लगा रहे हैं। ठीक है, और अपकर्षण क्या है, अगर किसी वस्तु को हम हमारी ओर से दूर की ओर धकेल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अपकर्षण बल। ठीक है, आई समझ में आई कि ये हमारा दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अभिकर्षण बल। ठीक है, कुएं से पानी निकालना अभिकर्षण बल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल का मतलब ये होता है कि जो भौतिक रूप से एक दूसरे वस्तु के साथ संपर्क में आने के बाद ही बल लगता है।
ठीक है। दो वस्तुओं का आपस में संपर्क में आने के बाद जो बल लगता है उसे ही हम संपर्क बल कहते हैं या संपर्कित बल कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल है आपका घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं में घर्षण बल तभी पैदा हो पाता है तो वो दोनों आपस में संपर्क में होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे हम चलते हैं, है ना, वॉक करते हैं हम लोग, तो वॉक हम घर्षण बल के कारण ही कर पाते हैं। हम क्या करते हैं? अपना बल लगाते हैं किस पे? फिजिकली टच करते हुए हम अपने अर्थ पे क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, है ना। पृथ्वी पे हम बल लगाते हैं, उस बल के कारण हम घर्षण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही क्या होता है? हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। और घर्षण बल क्या है? एक संपर्कित बल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। संपर्कित बल क्या है सभी हम समझते हैं। संपर्कित बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है। मैंने वह कहा कि सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? संपर्कित बल कहते हैं, ठीक है। उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे देखिए, अब संपर्कित बल क्या क्या है देखिए, जैसे मांसपेशीय बल जैसे मैंने अभी कहा कि हम वर्क कर रहे हैं, हम टहल रहे हैं, पृथ्वी पर हम टहल रहे हैं, तो पृथ्वी पर टहलना हमारा संपर्कित बल है, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ संपर्क करते हुए टहल रहे हैं, ठीक है। और घर्षण बल के कारण टहल रहे हैं, तो मांसपेशीय बल हो गया और आपका क्या होगा? घर्षण बल। ये दोनों जो है संपर्कित बल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं तो परिणामी बल का मान क्या होता है? जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहे तो परिणामी बल का मान हमारा 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0 होता है। कैसे 0 होता है? चलिए बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए आप किसी वस्तु को, एक वस्तु है जिसे आप, ये मान के चलिए बॉक्स है, इसे आप इधर से धकेल रहे हैं, एक व्यक्ति इधर से धकेलना स्टार्ट किया इसको, एक व्यक्ति इधर से धकेलना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों मिल के इस चीज़ को धकेल रहे हैं, और अगर ये वस्तु एक ही जगह पे स्थिर है तो यहाँ पे परिणामी बल क्या होगा? हमारा 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा? कि मान के चलिए ये हमारा राम है और ये हमारा श्याम है, इन दोनों ने बराबर बल अपने आप को दे रहे हैं, यानी कि ये जितना फोर्स इस वस्तु पे लगा रहा है सेम वही फोर्स ये भी इस वस्तु पे लगा रहा है। तो क्या ये जो वस्तु है अपनी जगह से हिलेगी? बिल्कुल नहीं हिलेगी, वहीं पर रहेगी, स्थिर रहेगी। इसका मतलब जब नहीं हिल पा रही है, अपनी जगह को नहीं चेंज कर पा रही है, अवस्था परिवर्तन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब बल हमारा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा होगा? 0 होगा। तो दो बराबर बल, जहाँ पर भी दो बराबर बल आपस में लगे विपरीत दिशा में, ये इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो वहाँ पे परिणामी बल हमारा 0 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से कौन सा बल के प्रभाव के कारण नहीं होता है? बल के प्रभाव के कारण क्या नहीं होता यह बताना होगा। हालांकि बल के प्रभाव के कारण तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, पर बल के प्रभाव के कारण क्या नहीं होता है ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्या आकार में परिवर्तन, क्या बल के प्रभाव के कारण आकार में परिवर्तन नहीं होता है? बिल्कुल होता है आकार में परिवर्तन। आपने देखा होगा बहुत सारे चीज़ों, जैसे एक रॉड है तो उसे हम बल के सहारे सीधी रॉड को हम टेढ़ी कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसका आकार में हम बदल सकते हैं। दिशा में परिवर्तन, बिल्कुल हम दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। एक लुढ़कती हुई गेंद को जिस दिशा से आ रही है उधर से हम उसको किक मारकर किसी और दिशा में उसको हम क्या कर सकते हैं? गति करा सकते हैं। तो दिशा में भी परिवर्तन है। गति में परिवर्तन, गति में भी तो हमारा परिवर्तन होता है। लुढ़कती हुई गेंद को हम पैर से रोक सकते हैं, ठीक है, यानी उसको गति का परिवर्तन करके उससे वीरावस्था कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी है पानी का भाप में परिवर्तन, ठीक है। सवाल आपका क्या था कि कौन सा बल के प्रभाव के कारण नहीं होता है? बल के प्रभाव के कारण ये तीनों चीज़ होते हैं, आकार में परिवर्तन भी होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, गति में परिवर्तन, तीनों चीज़ होता है। बल के प्रभाव के कारण क्या नहीं होता है? तो पानी का भाप में परिवर्तन, ये आपका तो बल के कारण नहीं होता है, इसमें कोई बल लगाया नहीं जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा, ये हमारा नेचुरल है। तो पानी का भाप में परिवर्तन हमारा बल के कारण नहीं होता है, ठीक है। आई समझ में?
चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको समझना क्या है कि बल के प्रभाव क्या है। तो बल के प्रभाव से आकार का परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन होता है और गति परिवर्तन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है, इस बल को कहा जाता है। पृथ्वी सभी वस्तुओं पर एक आकर्षण बल लगाती है, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे घर्षण बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसे हम गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा पेड़ से आम जमीन पे गिर जाते हैं, वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाते? ऊपर की ओर इसलिए नहीं जाते क्योंकि पृथ्वी में एक आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, आम को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। जब हम ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर ऊपर की ओर ना जाकर नीचे वापस आ जाता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या फिर गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, बल की परिभाषा तो हमने पढ़ लिया, अब हम समझते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। देखिए, बल को खोज कहे या फिर बल की परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति थे वो सर आइजैक न्यूटन ने गति का नियम भी प्रतिपादित किया है, वहीं से उसने बल के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो बल का मात्रक जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। इसे हम डिनोट किस में कहते हैं? एन से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ, निम्न में से कौन सा मांसपेशीय बल है? मांसपेशीय बल कौन सा है ये आपको बताना होगा। नल से पानी गिरना, झरने से पानी गिरना, जमीन पर लुढ़कती गेंद, या फिर टहलना, कौन सा बल जो है आपका मांसपेशीय बल है? तो देखिए, मांसपेशीय बल कहने का मतलब ये है वो बल जिसमें हम अपनी शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह बल जिसके प्रयोग के लिए हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टहलना, चलना, दौड़ना, ये सब हमारे मांसपेशियों की वजह से होती है, हमारे शरीर के अंगों की वजह से होती है। तो हमारा यहाँ पे टहलना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टहलना जो है मांसपेशीय बल है, ठीक है। अब मांसपेशीय बल की परिभाषा भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मांसपेशीय बल क्या है? हमारे शरीर के अंगों द्वारा लगने वाली बल को मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक है। जैसे टहलने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हमारे कौन सा यानी कि पैरों का यूज़ करते हैं, तो पैरों से हम बल लगाते हुए टहलते हैं, ठीक है। और अगर हमें कैच लेना है, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो क्रिकेट खेलने में जब कैच लेते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी मांसपेशीय बल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि हमारे शरीर के अंगों द्वारा लगने वाली बल को हम मांसपेशीय बल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? शुष्क मौसम में जब भी हम बालों में कंघी करते हैं तो हमारे बाल जो है बिखर जाते हैं, तो यह कौन सा बल के कारण होता है? यह आपका होता है स्थिर वैद्युत बल के कारण। देखिए, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल होता है कैसे, समझ लीजिए। स्थिर वैद्युत बल जैसे हम यानी कि जब हम कंघी करते हैं तो कंघी हमारे सूखे बाल और कंघी के बीच में घर्षण बल के कारण उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाती है। कंघी में एक चार्ज उत्पन्न हो जाती है। आप देखे होंगे जब कंघी में चार्ज उत्पन्न हो जाती है और अगर हमारे सामने कुछ छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रहे तो वो हमारा चिपक जाता है, ठीक है। तो वो किसके वजह से होता है? स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। जैसे ही हम बालों में कंघी करते हैं तो घर्षण बल के कारण हमारा कंघी और बाल जो है ना आवेशित हो जाते हैं, गर्म होने लगते हैं। वो उस गर्म के कारण क्या होता है? हमारा बाल इधर उधर हमारा बिखर जाता है, और यह जो बल है यह स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का सवाल है, दरवाजे को बंद करने में कौन सा बल लगता है? दरवाजे को बंद करना, देखिए दरवाजे को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? दरवाजा को धकेलते हैं, ठीक है, पुश करते हैं। तो पुश करना हमारा कौन सा बल होता है? अपकर्षण बल होता है। और पुल करना हमारा अभिकर्षण बल होता है।
पुश एंड पुल, ठीक है। तो अपकर्षण बल इसका राइट आंसर होगा। जितने भी ऑप्शंस बाकी शब्द है क्या है, गुरुत्व बल है, स्थिर विद्युत बल है, अभिकर्षण बल है, ये सब हमारा नहीं होगा, क्या होगा, अपकर्षण बल होगा। क्योंकि दरवाजे जब बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी और उसे खींचते भी हैं और या फिर उसे धक्कल के बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सवाल है, पेड़ों से जमीन पर फल गिरना कौन सा बल है। पेड़ों से जमीन पर फल गिर जाते हैं, ये कौन सा बल है। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया मैंने आपको कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी कि गुरुत्व बल है। ये क्या है, गुरुत्व बल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से कौन सा असंपर्कित बल नहीं है। असंपर्कित बल नहीं है, ये आपको बताना होगा। घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। असंपर्कित बल का मतलब क्या हुआ, जिसमें वस्तुओं को आपस में संपर्क नहीं होना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा टहलना संपर्कित बल है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो असंपर्कित बल है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोहे की पिन को अगर हम जमीन पे बिखर देते हैं और उन पिनों को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कौन सा बल हम यूज करेंगे, तो उसके लिए चुंबकीय बल यूज करेंगे। तो चुंबकीय बल क्या है, हम उसमें वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाए, यानी एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं लाए थे, तो हमारा चुंबकीय बल क्या होगा, असंपर्कित बल होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, हमारा असंपर्कित बल होगा, क्योंकि ये बस इसमें वस्तु संपर्क में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। घर्षण बल जो है ना, असंपर्कित बल नहीं है, ठीक है। ये हमारा संपर्कित बल है, असंपर्कित बल नहीं है। अब असंपर्कित बल किसे कहते हैं, असंपर्क यानी कि जो कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। असंपर्कित बल जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूर से ही बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, उसे असंपर्कित बल कहते हैं, ठीक है। बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, यानी उसको टच नहीं किया जाएगा, कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, असंपर्कित बल कहेंगे। जैसे अब क्या क्या आता है असंपर्कित बल के अंदर में, चुंबकीय बल, मैंने जस्ट अभी बताया कि चुंबकीय बल होता है, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि, ये सभी क्या है आपका असंपर्कित बल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। संतुलित बल का मान होता है, संतुलित बल का मान क्या होता है ये बताना। संतुलित बल का मान हमारा होता है 0। क्या होता है, 0। अब संतुलित बल है क्या चीज़, चलिए परिभाषा से हम लोग संतुलित बल को भी समझ लेते हैं। संतुलित बल क्या है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल 0 हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यानी कि ऐसा बल जो क्या हो, 0 हो, यानी कि दोनों दिशाओं से बराबर बल लगे, ठीक है। और जिस वस्तु पे बल लगाई जा रही है उस वस्तु पे कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पे हम इस फिगर के माध्यम से। जैसे यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हैं कि दो लड़के किसी बॉक्स को धकेलने के प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा संतुलित बल लग रहा है। आप यहाँ पे संतुलित बल कैसे लग रहा है इसे समझिए। जब तक वस्तु यहाँ पे स्थिर है, खड़ी है, तब तक यहाँ पे क्या है, संतुलित बल है। अगर जितना इस लड़के के द्वारा जितना बल लगाया जा रहा है, अगर सेम उतना ही बल इस लड़के के द्वारा भी लगाया जा रहा है, तो वस्तु में कोई भी परिवर्तन हमारा नहीं होगा, ये हमारा स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जो दोनों ही दिशाओं से बराबर बल लगाया जाता है उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा संतुलित बल का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि इस पर कोई भी बल हमारा कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मान हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 1 kgf बराबर होता है, 1 kgf का फुल फॉर्म क्या है, सुन लीजिए। 1 kgf मतलब 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स, और हिंदी में बोलेंगे तो 1 किलोग्राम बल। अब 1 kgf बराबर होता है, कितना का बराबर होता है 1 kgf, ये आपको बताना होगा। 1 kgf कितना का बराबर होता है ना, 10 न्यूटन का बराबर होता है, 10 न्यूटन। अब 1 kgf होता है क्या, इसे समझ लेते हैं। देखिए 1 kgf का परिभाषा क्या है, 1 kgf 1 किलोग्राम बल, 1 kg द्रव्यमान को
ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल को 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम बल या 1 kgf कहते हैं। 1 किलोग्राम बल 1 kgf कहते हैं। देखिए, एक किलो द्रव्यमान को हम ऊपर उठाने के लिए जितनी बल का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम बल कहते हैं। और 1 किलोग्राम बल का मान कितना होता है आपका 9.8 न्यूटन। तो लगभग हम उसको क्या करते हैं, 10 न्यूटन लेते हैं। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम उसे कितना लेते हैं, 10 न्यूटन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 न्यूटन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 का सवाल क्या है, दबाव निर्भर करता है। दबाव किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना होगा। किसके वजह से दबाव बढ़ता है, घटता है, किस चीज़ पे निर्भर करता है दबाव, ये आपको बताना होगा। तो दबाव जो है निर्भर करता है आपका बल और क्षेत्रफल पे। देखिए, दबाव का परिभाषा क्या है, दबाव का परिभाषा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। आप वीडियो को स्क्रॉल करते हुए आगे ले जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने दबाव का परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब दबाव क्या होता है, दबाव होता है इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। दबाव क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसे समझते हैं, बल बटा क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल कम है बल ज़्यादा लगेगा, यानी दबाव ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कम है हमारा तो बल ज़्यादा होगा, उसी के साथ साथ क्या होगा, तो दबाव भी ज़्यादा लगेगा। और अगर हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल भी कम लगेगा और दबाव भी हमारा क्या कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे हम समझते हैं, जब हमारा जो स्कूल बैग है, हमारा स्कूल बैग में जो हम स्ट्रिप है, यानी कि जहाँ पे हम कंधे में जिसे हम लटका के रखते हैं, कंधे में लटकाए हुआ भाग अगर वो हमारा पतला हो जाए, वहाँ पे पतला सा रहे, तो हमें हमारा स्कूल बैग हमें ज़्यादा भारी लगने लगेगा। और अगर वो हमारा थोड़ा चौड़ा रहे, ज़्यादा चौड़ा रहे, जितना चौड़ा रहेगा हमें दबाव उतना कम लगेगा और हमें स्कूल बैग उतना भारी नहीं लगेगा। ठीक है, उतना हल्के लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि दबाव जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और बल पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि दबाव किस पे निर्भर करता है, दबाव ए और बी दोनों, यानी कि बल और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दबाव कैसा मात्रक होता है। दबाव तो हम लोग पढ़ लिए, दबाव कैसा मात्रक क्या होता है। तो दबाव कैसा मात्रक हमारा पास्कल होता है, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं, पास्कल। और एक इसका ऐसा मात्रक होता है जिससे हम ये दबाव हमारा यानी पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो कहीं कहीं पे अगर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपका ये भी राइट आंसर है उसका। और एक ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसके लिए, बल के लिए, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका सही मात्रक भी होता है और पास्कल भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, दोनों क्या याद रखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे। 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है। तो 1 पास्कल बराबर होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने अभी जस्ट कहा कि पास्कल यानी कि दबाव का जो ऐसा मात्रक है पास्कल, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब क्या है, हमारा स्क्वायर है ना, इसे m2 नहीं समझना है। एक्चुअली में ये स्क्वायर पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए m2 लिखा गया। ये हमारे क्या है, स्क्वायर सब है ना। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है। तो द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, जितना गहराई होगा दबाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर है। और क्या होता है, द्रव का दबाव अगर गहराई बराबर है, समान है, सभी दिशाओं में अगर गहराई समान है तो समान दबाव लगता है। दबाव क्या होता है, बराबर होता है। और अगर सभी दिशा में गहराई समान नहीं है, अब देखिए अगर तालाब में या फिर नदी में अगर सभी दिशा में गहराई समान नहीं है तो दबाव असमान होता है। ठीक है, और जितना गहराई होता है जितना ज़्यादा गहराई होता है उतना उसका दबाव बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जमीन पर बिखरे हुए लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है। देखिए, अगर हम जमीन पे लोहे की कील या फिर लोहे के पिनों को बिखार देते हैं और उन्हें हमें इकट्ठा करना होगा तो कौन सा बल का प्रयोग करेंगे। क्या हम गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करेंगे, जी नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल एक नेचुरल बल है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, क्या स्थिर विद्युत बल का प्रयोग करेंगे। स्थिर विद्युत बल यानी कि उस पर क्या हम आवेशित कण उसमें हम उत्पन्न करेंगे, जी नहीं। ये भी नहीं होगा हमारा और ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, आप
समझ सकते हैं क्या हो सकता है आंसर हमारा आंसर होगा चुंबकीय बल। हम चुंबक के सहारे से हम पिनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चुंबक क्या करता है, लोहे के अपने खींच लेता है, तो लोहे के पिन है तो वो ऑटोमेटिकली चुंबक पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे चुंबकीय बल प्रयोग करेंगे, घर्षण बल तो प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए हम चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। तरल पदार्थ का अर्थ है। तरल पदार्थ किसे कहते हैं, अब आप सबने बहुत कोई ने सुना होगा कि तरल पदार्थ के बारे में, कि यह तरल है। तो तरल का अर्थ क्या होता है, देखिए तरल यानी कि इसे जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का मतलब होता है बहना। जितने भी वस्तुएं जो बहते हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं, है ना। जैसे नदी का पानी बहता है तो पानी क्या है, तरल है। और भी क्या चीज़ जो बहते हैं, गैस भी बहता है हमारा, ठीक है। गैस को जैसे हम खुला छोड़ देते हैं वायु में, वो बहने लग जाता है, बह के हमारा यहाँ से वहाँ हो जाता है, छितरने लग जाता है, ठीक है। तो द्रव और गैस हमारा जो है ना तरल पदार्थ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, द्रव एवं गैस। ठोस एवं गैस नहीं होगा, ठोस और द्रव नहीं होगा। ठोस हमारा द्रव पदार्थ है ही, तरल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ठोस बह नहीं सकता। ठोस जहाँ पे है वहीं पे स्थिर रहता है। चलिए अब बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। धनुर्धर जो धनुष को खींचने के लिए बल लगाता है, तो कौन सा बल लगाता है ये आपको बताना होगा। क्या वो घर्षण बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, मांसपेशीय बल लगाता है, या चुंबकीय बल लगाता है। तो देखिए वो मांसपेशीय बल लगाता है, अपने हाथों से पहले तीर को पीछे की ओर खींचता है, अपने बल लगाकर खींचता है, फिर उसके बाद तीर को छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, मांसपेशीय बल लगता है। तो ये हमारा आज का सेशन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम लास्ट खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यूसली आपको अपलोड होने वाला है और आपका एग्जाम की अच्छे से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपको जरूर ही उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना तक ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 7 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो का अंत तक आप बने रहने के लिए, अपना तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। आप सभी के साथ मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।